एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आप जुड़े आज। सर मैं पहला सवाल जो है एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए ये समझना चाहता हूँ कि देखिए ओवरऑल जो इस वक्त मार्केट के ऊपर प्रेशर है उसमें चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहली चीज वॉर की है, जो यूएस ईरान की वॉर है। अब कहीं ना कहीं वो चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं ट्रंप के नए स्टेटमेंट के साथ, ईरान ने जो नया प्रपोजल भेजा है उसके साथ। दूसरी चीज ऑयल की है, 125 के आसपास पहुंच चुका था, अब वो थोड़ा बहुत सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो शिप्स को निकालेंगे। उसके अलावा ओपेक भी उत्पादन बढ़ा रहा है 1.88 लाख पर बैरल पर डे। तो एक तो वो टेंशन भी थी। रुपये की कमजोरी एक निश्चित तौर पे प्रेशर हमारे लिए बन रही है। और जो चौथी चीज है वो है रेंज की, जो मॉनसून कमजोर जो एक्सपेक्टेड है कि कमजोर होगा वो परेशानी है। अब इन चारों चीजों को क्लब करते हुए इस वक्त अगर बाजार को समझें तो अगले 3 से 6 महीने के लिए बाजार पर आपका नजरिया क्या कहता है? क्या यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर एक रेंज बाउंड ही हम रहेंगे, क्योंकि ये सारी परेशानियां निश्चित तौर पे सामने हैं और रियल है हमारे लिए? आपने सबसे पहले मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये चारों फैक्टर्स डिफाइन किए, अगर हम उन चारों फैक्टर्स को एकदम सीरियसली लें तो हमारे निफ्टी का लेवल तो करीब 20,000 का होना चाहिए था। तो हमें सबसे पहले इस बात पर थोड़ी सी विचार करनी चाहिए कि हम इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद हम 24,000 निफ्टी के कगार पर क्यों हैं। तो देखिए, मेरा अपना राय इन चारों पहलू पर इस तरह से है कि बाजार प्रेजेंट को नहीं डिस्काउंट करता है, वो फ्यूचर को करता है। और जब हम कुछ सप्ताह पहले जब हम 22,200 पॉइंट निफ्टी तक चले गए थे, तो बाजार ने हमारे ख्याल से इन सारे नेगेटिव्स को अपने लेवल में ढाल लिया था। वहां से जो रिकवरी है वो मैं समझता हूं इस बात को एंटिसिपेट कर रहा है कि जो ईरान की वॉर है वो बहुत लंबे समय तक उस इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू नहीं करेगी। और अगर उतने इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू नहीं करेगी तो जो क्रूड का दाम में जो उछाल हमने देखा $125 का, फिर वो उछाल बहुत लंबे समय तक भी बरकरार नहीं रहेगा। धीरे धीरे क्रूड को नीचे आना चाहिए। और आप इसी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले तो क्रूड $90 तक तो चला ही आया था। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी एवरेज नॉर्मलसी आएगी तो क्रूड दोबारा 90 के पास चला जाएगा। और जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी वो मेरे ख्याल से $80 के आसपास सेटल होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे ख्याल से बाजार भी इस बात को डिस्काउंट कर रहा है। ये जो तीसरा मुद्दा आपने उठाया रूपी का, वो मेरे ख्याल से जो पहले दो मुद्दे हैं उनसे लिंक्ड है। ईरान की वॉर में अगर ठहराव आएगा तो क्रूड के दाम नीचे आएंगे, क्रूड के दाम नीचे आएंगे तो हमारे ख्याल से हमें जो अपने करेंसी पर प्रेशर देखना पड़ रहा है वो भी प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। और इसी से संबंधित एक पांचवा फैक्टर है जो हम आप मेंशन करना चाहेंगे, वो ये कि जो हमारी करेंसी पर दबाव है, शायद ये एक कारण है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में हो रही है। तो अगर करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर सेलिंग की जो क्वांटिटी है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 1.5 महीना में और 2 महीने में जो उन्होंने सेलिंग की है, वो सेलिंग शायद हमें आगे ना देखना पड़े। ये भी संभव है कि अगर हमारी करेंसी अगर थोड़ी बहुत अप्रिशिएट करती है तो ये जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो ये मेरा मानना है। आपने जो 3 पहले पॉइंट रेज किया और उसी जो मैंने चौथा ऐड किया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। रही बात मॉनसून की और मॉनसून की डिफिशिएंसी, नो डाउट ये चिंता की बात है, क्योंकि इस तरह की डिफिशिएंसी कई सालों के बाद इस मैग्नीट्यूड की डिफिशिएंसी आईएमडी ने प्रेडिक्ट की है। लेकिन देखिए, मॉनसून का इम्पैक्ट भारत पर हमें 3 पहलू में देखना चाहिए। पहला तो ये कि उसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि मॉनसून डेफिशिएंट है लेकिन जो क्रॉप ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पर सफिशिएंट अगर रेनफॉल मिलता है तो हमारी फूड ग्रेन की उपज में कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा है कि वो किस तरह से टाइम वाइज स्प्रेड आउट है, क्योंकि बहुत कम समय में अगर किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो वो फ्लड की स्थिति पैदा करता है। और तीसरा पहलू जो कि अब उभर के आया है कि भारत में अब इरिगेशन फैसिलिटीज पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। इसी के लिए जितना पहले रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर रहता था अब वो उतना नहीं है।
तो मेरे ख्याल से बाजार भी इन सब जो पांचों फैक्टर हैं उनको एक पॉजिटिव नजरिए से देख रहा है और शायद उम्मीद कर रहा है कि ये सब फैक्टर्स जो आज के दिन में हमें बहुत बड़े नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं, आगे जाकर वो उतने नेगेटिव नहीं होंगे और हमें थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू बाजार पे लेना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे सर, और ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि अगर ये सारी चीजें इतनी ही परेशान करने वाली होती तो निश्चित तौर पे निफ्टी 20,000 के ऊपर होता, 20,000 के आसपास होता, 24,000 पे नहीं होता। लेकिन एक चीज जो सर मैं समझना चाहता हूँ वो आपसे, इसलिए क्योंकि जो क्रूड था पहले वॉर के पहले वो 60 के आसपास के डॉलर के पास, $60 के आसपास का था, अब 108-10 के आसपास है। सेटल होता भी है तो 80-85 या फिर 90 के आसपास जाएगा गिरकर। क्या जो पहले हमारा मार्केट स्ट्रक्चर था वो लो इन्फ्लेशन और उसके साथ ग्रोथ का था, अब जो है इन्फ्लेशन का एक प्रेशर निश्चित तौर पे होगा, कंपनियों के मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट उनकी बढ़ेगी, तो क्या वो परेशानी थोड़ा अर्निंग्स पर इंपैक्ट डालेगी अगले 1-2 क्वार्टर में, या फिर वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है? जैसे ही क्रूड थोड़ा नीचे आएगा कंपनियां उस हिसाब से लेवरेज कर लेंगी चीजों को। देखिए, हम को 2 क्वार्टर के नजरिए से मत देखिए, इसको 4 क्वार्टर के नजरिए से देखिए कि FY27 के 4 क्वार्टर कैसे होंगे। तो जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है उसके कारण मुझे लगता है कि शायद पहले 2 क्वार्टर में कंपनीज को या तो प्राइस हाइक लेना पड़ेगा जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या फिर उनको मार्जिन पे हिट लेना पड़ेगा जिसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। लेकिन जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो अभी की जो स्थिति है ये लंबे समय तक स्थिति नहीं रहेगी, ये आगे जाके सुधर जाएगी और क्रूड का दाम आज के लेवल से तो डेफिनेटली नीचे रहेगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आगे के जो 2 क्वार्टर्स हैं, यानी कि जो 3rd और 4th क्वार्टर हैं FY27 के, उनमें नजरिया क्या होगा? तो उनमें मुझे लगता है कि क्या होगा कि जो कंपनीज प्राइस हाइक ले चुकी होंगी वो शायद प्राइस रोल बैक ना करें, और जब क्रूड के दाम नीचे आएंगे तो उनकी मार्जिन पर जो है वो एक्सपेंशन का कंट्रीब्यूशन होगा, ना कि दबाव का। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो संभव है कि जो भी उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी पहले 2 क्वार्टर में, हो सकता है तीसरी और चौथी क्वार्टर में उसका मोर देन कॉम्पनसेटरी इफेक्ट उनको मिले। और बाजार में अगर आपने देखा होगा, जब हम सितंबर 2024 के बाद जब हमारी बाजार नीचे आ रही थी तो लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर एनालिस्ट जो अर्निंग्स एस्टिमेट है उसको डाउनग्रेड करते जा रहे थे। अगर वही सिनेरियो बदल के ऐसा हो जाता है कि अर्निंग्स अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे तो बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही नहीं, फंडामेंटली भी एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो ये भी एक संभव कारण है कि हम आज 24,000 के लेवल को मेंटेन किए हैं और हो सकता है कि आगे और भी इसके ऊपर के लेवल भी हम देख सकें। बिल्कुल। सर, एक सवाल मैं आपसे सेक्टोरल समझना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा बज है और वो जो सबसे ज्यादा इनफैक्ट चीजें फोकस्ड हैं इस वक्त आईटी सेक्टर के ऊपर है, और एआई का कहीं ना कहीं एक कंसर्न निश्चित तौर पे, ले ऑफ का एक कंसर्न निश्चित तौर पे दिख रहा है। ऑर्डर बुक्स हालांकि स्ट्रांग रही Q3 के अंदर, लेकिन Q4 के अंदर थोड़ा बहुत परेशानी नजर आ रही है नए डील विंस को लेकर। अब क्या आईटी सेक्टर यहां से, जब वो काफी गिरावट दिखा चुका है, क्या यहां से आईटी सेक्टर अट्रैक्टिव आपको नजर आता है, या फिर पेन अभी भी बाकी है आईटी सेक्टर के अंदर? जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आईटी पर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए अभी भी। तो देखिए, आईटी पे बहुत ही पॉजिटिव व्यू आज के संदर्भ में बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एआई के आगमन के कारण जिस तेजी के साथ पूरे सेक्टर की आउटलुक बदल रही है, उसको पूरी तरह से आज के लेवल में भांपना मुश्किल है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी पिछले सप्ताह दिल्ली की एक राइड शेयरिंग कंपनी ने 3 दिन के अंदर कंपनी की पूरी ऐप, उसकी पूरी वेबसाइट और उसका पूरा एप्लीकेशन जो है वो तैयार कर दिया एआई के सहायता से। यही चीज पहले करने में महीनों लगते थे। तो अगर इस तरह की प्रोडक्टिविटी गेन्स एआई के द्वारा आ सकती है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये पूरी तरह से आज इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं देखूं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो आज हमारे आईटी कंपनीज को यूज करती हैं फॉर देयर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, उनका नजरिया एआई पे कैसा होगा। तो देखिए, एआई एक ऐसा इंजन है जिसको कि आप बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के एक बड़े एंटरप्राइज में आज इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट, आपकी रिस्क जो है बिजनेस की, वो बहुत ज्यादा है।
तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हैंड होल्डिंग प्रोसेस जो आपकी करंट एंटरप्राइज़ प्रोसेसेस को एआई ड्रिवन प्रोसेसेस की तरफ ले जाएँ, वो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी, आपको गार्डरेल्स बनाने पड़ेंगे ताकि एआई ऐसा ना कुछ कर दे कि आपकी बिल्कुल बिज़नेस जो है वो कल को रिस्क पे चले आए। ये जो दोनों कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरे ख्याल से भारतीय आईटी कंपनीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। इस रोल में ये संभव है कि उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़ेगी जितना कि हमें आज एंटरप्राइज़ सॉल्यूशंस के लिए पड़ती है। तो होगा क्या कि शायद और दूसरी बात ये कि जितने आज की जो बिलिंग होती है आईटी कंपनीज की, वो पर आवर ऑफ एम्प्लॉय यूजेज के तौर पे होती है। आगे जाकर ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट बेसिस पर हो। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि जो आईटी कंपनीज हैं, उनकी टॉप लाइन शायद ना ग्रो करे, लेकिन चूंकि उनको कम लोगों के साथ सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने की सहूलियत प्राप्त होगी, तो उनकी मार्जिन एक्सपैंड करेगी। लेकिन इन सब को डेटा के तौर पर देखना जरूरी है। तो मैं समझता हूं आज आईटी में क्या हो रहा है कि आईटी कंपनीज की डी रेटिंग हो गई है क्योंकि उनके अर्निंग्स पर डाउट है। सेकेंड फेज में क्या होगा, जब अर्निंग्स की स्टेबिलिटी आएगी तो मेरे ख्याल से प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो एक लेवल पे स्टेबलाइज कर जाएगा। और तीसरा फेज, जब हमें इन आईटी कंपनीज में भले टॉप लाइन की ग्रोथ ना हो लेकिन प्रॉफिट लेवल पर ग्रोथ दिखेगी, अर्निंग्स में ग्रोथ दिखेगी, तो फिर उनकी री रेटिंग होने की संभावना है। लेकिन ये पूरा जो सीक्वेंस है वो कितने जल्दी प्ले आउट करेगा, ये आज कहना थोड़ा मुश्किल है। इसी के लिए मेरा अपना जो व्यू है आईटी पे कि आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस सेक्टर पर आज के दिन में सुपर बुलिश होकर ओवरवेट स्टांस लें, वो भी शायद एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे सर। और आपने चूंकि कई सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस वक्त हमें इन्वेस्टर के तौर पर क्या करना चाहिए। सर एक सवाल, आखिरी सवाल, मैं अगर आज इलेक्शन पे बात ना करूं तो शायद हमारी कन्वर्सेशन अधूरी रह जाएगी। इस वक्त जो रुझान, शुरुआती रुझान है हालांकि, लेकिन जो दिख रहे हैं उसमें 2 राज्यों में बीजेपी क्लियर दिख रही है, पुदुचेरी और असम के अंदर। वेस्ट बंगाल भी अब लगभग क्लियर नजर आ रहा है, हाफ वे मार्क बीजेपी क्रॉस कर चुकी है। अब बाजार आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रांग होने को सपोर्ट करता है, उसे चेयर अप करता है। इस इलेक्शन रिजल्ट को आप बाजार के कोरिलेशन में कैसे रीड कर रहे हैं? शुरुआती रुझान के तौर पे ही इसका क्या इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी, बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा? तो देखिए, इसमें मैं कहूंगा ना कि आपको ये समझने की जरूरत है कि बाजार बीजेपी के जीत को लेकर उत्साहित क्यों हो जाती है। तो अगर आप देखे होंगे पिछले मैं समझता हूं 7-8 सालों में एक चीज जो कॉमन रहा है इस सरकार की नीति में, वो ये रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ने भले ही केपेक्स ना किया हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रंट फुट पर जाकर कैपेसिटी एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग करती रही है। जहां बीजेपी की जीत होती है, वहां बाजार को लगता है कि इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहेगी और जिस स्टेट में अगर बीजेपी जीत के आती है, वहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। मैं समझता हूं ये दोनों जो कारण है, ये एक बड़ा कारण है बाजार को उत्साहित करने के लिए। और इसी से संबंधित में एक और भी डेटा पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पिछले सप्ताह सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स ने मीडिया को ब्रीफ किया था कि भले फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार जो केपेक्स स्पेंडिंग है उस पे पीछे नहीं हट रही है। तो मैं समझता हूं ये दोनों जो इवेंट्स होंगे, अगर मान लीजिए कि आप जैसा कह रहे हैं अभी की जो काउंटिंग है, अगर वो कुछ स्टेट्स में और वो महत्वपूर्ण स्टेट्स में बीजेपी को जीत दिलाती है, और उसके साथ अगर मैं जो सेक्रेटरी लेवल स्टेटमेंट्स है उनको देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आज के समय में हमें इस चीज की जरूरत है कि सरकार फिस्कल कंस्ट्रेंट्स के कारण केपेक्स से पीछे ना हटे, क्योंकि ये जो वॉर है इसने हमें इस बात से तो सजग कर दिया है कि हमें अपने इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट और सुदृढ़ बनाना है। अगर हम पूरी तरह से ना बना पाए तो क्रिटिकल एरिया जैसे एनर्जी हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, उसमें तो करना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से बाजार इस बात को लेकर उत्साहित हो रहा है। बिल्कुल, यही फायदा इस मार्केट के महारथी सेगमेंट का है कि जब आप कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखते हैं उसको कैसे बाजार से रिलेट करें, या फिर कोई भी आप एक न्यूज देखते हैं उसको बाजार से कैसे रिलेट करें, इसको समझने के लिए हम वेटरन्स को बुलाते हैं और ये समझते हैं। संजय सर ने बहुत बेहतरीन एनालिसिस दी कि क्यों बाजार इसे चेयर अप करता है।
सर समय की कमी है, वरना आपसे बातचीत ऐसा लग रहा है कि काफी लंबी हम करें, लेकिन समय की कमी है तो इसे हमें यही रोकना होगा। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और बातचीत आपने की, थैंक यू सो तमाम मच। व्यूअर्स को काफी सारी चीजें आपने बताई।